नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, आपातकाल कांग्रेस की गलती थी, मुख्यमंत्री भजनलाल के खिलाफ साजिश का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में सुनी जन समस्याएं, कहा जनसंवाद ही मेरी प्राथमिकता। बालेसर में एसीबी की कार्रवाई, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया पटवारी दीपक शर्मा। बयालीसवें दिन भी जारी रहा पेंशनर्स का धरना, संभागीय आयुक्त को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्तमान में 5 दिवसीय दौरे पर जोधपुर में है। इस दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया। आपातकाल के मुद्दे पर भाजपा द्वारा बार बार की जाने वाली टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए आपातकाल लागू किया था, जिसका कांग्रेस ने बाद में खामियाजा भी भुगता। पार्टी ने इसे स्वीकार किया कि आपातकाल लगाना एक गलत निर्णय था। ऐसे में बार बार उस दौर की याद दिलाना उचित नहीं है। गहलोत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने का षड्यंत्र उनकी ही पार्टी के भीतर रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता जो दिल्ली और राजस्थान में सक्रिय है, मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। गहलोत ने बताया कि हम लगातार मुख्यमंत्री को इस बारे में आगाह करें, लेकिन वे हमारी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, इसलिए अब वे मीसाबंदियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देकर उन्हें पेंशन दे रही है। गहलोत ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे देश की वास्तविक स्थिति समझने के लिए सोशल मीडिया और एआई तकनीकों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को भ्रामक जानकारी दी जा रही है, जिसे रोकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना साहसिक बयान दिया, लेकिन जो मुद्दे हम उठा रहे हैं जन समस्याओं से जुड़े, न कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से। आमदनी दुगनी करने किसानों की क्या क्या नहीं बोले थे। अगर मोदी जी की स्पीच सुने हम लोग तो मैं कहने की आवश्यकता ही नहीं। ब्लैक मनी लेके आएंगे फिर बैंकों से, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी और सत्य बोल के कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया। कोलगेट का 1,40,000 करोड़ की घोटाला हो चुका है। 11 साल में वो घोटाले कहाँ गए, आरोप लगाए थे कांग्रेस पर। तो जिस प्रकार से इन्होंने जो कुछ भी लोगों को गुमराह करके बाद में हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव जीत जाते हो, तो देश को अगर एक रखना है, अखंड रखना है, तो आपको सभी जाति सभी धर्म के लोगों के साथ एक चलना ही पड़ेगा। पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं, वो हमारे सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सच्चाई क्या है? आजकल सोशल मीडिया है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग आ गई है। मैं चाहूँगा कि एआई का उपयोग सब लोग करें। एआई नई क्रांति हो रही है दुनिया के अंदर, जिसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन 50 साल पहले भी मिल जाएगी आपको। तो इतनी बातें कांग्रेस करने के लिए बहुत अच्छी है। आज़ादी जंग हमने लड़ी थी, कांग्रेस के लोगों ने लड़ी थी। आरएसएस और बीजेपी ने अपनी उंगली भी नहीं कटे। पूछो इनको, आप भी उस वक्त यही थे, आप इनके नेता से गुजर चुके। उस वक्त में इन्होंने क्यों नहीं आज़ादी जंग में भाग लिया? आज़ादी के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, खालिस्तानी बनने दिया, राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस परिवार गांधी परिवार में 2 हत्याएं हो गई। किसे कहते प्रधानमंत्री पद पर रहते हत्या हो गई। एक तरफ तो ये है इतिहास कांग्रेस शानदार कुर्बानी का त्याग का बलिदान। आधुनिक भारत दिख रहा है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आधारभूत संरचना में, बड़े बड़े बांध कल कारखाने कितने बनाए पंडित नेहरू के जमाने में। कई बातें कहने को है हमारे पास, इनके पास कहने को कुछ नहीं। इनके पास हिंदुओं को भड़काने वाला कुछ भी नहीं है। उसकी चिंता इनको नहीं है। महंगाई बहुत भयंकर बढ़ रही है, उसकी चिंता इनको नहीं है। तो और क्या करेंगे? इमरजेंसी की बात करेंगे। इमरजेंसी में जो कुछ होना था, विशेष परिस्थिति में इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी जी ने, मान लो
और परिणाम हमारे खिलाफ आ गए। इंदिरा जी खुद भी चुनाव हार गई और कांग्रेस चुनाव हार गई। उसके बाद में इंदिरा जी ने और सब नेताओं ने कहा भाई ये हमारा कदम ठीक नहीं था। जब एक बार बात हमने स्वीकार कर ली, इमरजेंसी लगाई अच्छे उद्देश्य से थे, पर उसके अंदर कई ऐसी बातें हो गई जो जनता हमारे खिलाफ हो गई, हम चुनाव हार गए हैं। उसका उन्होंने एहसास कर लिया सब नेताओं ने। अब उसके बाद में कहना कुछ भी नहीं है, आप उनको फ्रीडम फाइटर घोषित कर रहे हो, क्योंकि असली फ्रीडम फाइटर आप में तो कोई है नहीं। तब आप इनको जो जेल में गए थे उस वक्त में उनको आप पेंशन दे रहे हो, उनका आप सम्मान कर रहे हो, उनका दिवस मना रहे हो, ये तमाम बातें वही कर सकते हैं, उनके पास कहने कुछ नहीं। तो इनको ये फंक्शन कर रहे हैं, मनाने दो। अब जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी। 75 की बात 25 साल तक हो गए, करीब करीब मेरे ख्याल से 50 साल हो गए। 50 साल पहले के जो एक एक्शन हुआ था उसका नतीजा कांग्रेस ने भुगत भी लिया। और वहाँ पर इंदिरा गांधी हवा चली देश के अंदर, ऐसी हवा चली कि हम सब MP बने, मैं खुद MP बना हूँ। इंदिरा जी के चुनाव आने के बाद में जो आंधी चली इंदिरा गांधी की, उस पर मैं MP बना हूँ यहाँ से, और मुझे बना 45 साल हो गए हैं। तो मेरे जैसे कैसे हिंदुस्तान में लोग होंगे जो आज 45 साल के अंदर आंधी में जीत के आए थे, और फिर हम लोगों ने मेंटेन किया, हमें आशीर्वाद मिला जोधपुर जनता का, बार बार 5 बार मुझे MP बनाए यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे लोग हैं जो इनकी अभी मीडिया इनके कंट्रोल में है। मीडिया को डरा धमका रखा है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा देश का मीडिया। सोशल मीडिया जम के धज्जियाँ उड़ा रहे लोगों की। जो सोशल मीडिया देखते होंगे, चाहे वो ट्विटर X कहलाता आजकल, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी हो, जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया में, वहाँ डिस्कशन आते रहते हैं पूरे देश के साहित्यकारों के, पत्रकारों के, वैज्ञानिकों के, आर्मी के रिटायर्ड लोगों के, एक्सपर्ट के, इतने अच्छे डिस्कशन आते हैं। नई पीढ़ी को चाहिए उन डिस्कशन को सुने। नई पीढ़ी हो जाए, पुराने लोग भी हों, उससे आपको मालूम पड़े देश दुनिया में क्या हो रहा है। किया उन्होंने ये कहने का 5 साल कांग्रेस शासन से ज़्यादा काम है 1.5 साल में। अब पूरा प्रदेश जानता है कि हमारी दुर्गति कैसी हो रही है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं। और ये नहीं कि सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो शिकायत किससे करें, वो भी नहीं इनको पता, ये भी नहीं पता है। कोई काम हो नहीं रहे हैं। जो हमारी स्कीमें थी शानदार, चाहे बीमा की, स्वास्थ्य की हो, पेंशन 4 महीने मिलती नहीं है। नरेगा का गरीब आदमी मजदूर है, उनको 4-5 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, उनको मजदूरी नहीं मिलती है। बाकी पानी, बिजली, अब तो बरसात आ गई है, वरना क्या स्थिति बनी थी गर्मियों के अंदर, बिजली कटौती कितनी हुई थी। गर्मी में उन्होंने आगाह किया पानी की समस्या आएगी, तो इनको कोई सरोकार नहीं इन बातों से। अब मैं हम विपक्ष में हैं। जन भावना जो होती है, ये हमारे पास में जो लोग आगे कहते हैं या मीडिया में खबर आती है, उसके आधार पर हम लोग बात उठाते हैं। वो समझते हैं कि राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है। इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी से इनके खिलाफ में इनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी। भयंकर षड्यंत्र चल रहा है इनको हटाने का, ये समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार इनको समझा रहे हैं कि भाई नया एक नौजवान को चांस मिला है, पहली बार MLA मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इनको मेंटेन रखेंगे, बार बार बदलने का क्या फ़ायदा। तो ये हम तो इनके इंटरेस्ट में बता रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो हालात है बहुत गंभीर है। जनता त्राहिमाम कर रही है। अब इनके बाद अगर जनसुनवाई करने लग जाए तो मालूम पड़ेगा वास्तव में जनता क्या चाहती है। कार्यकर्ताओं को अपने घर में बैठा के अलग से बात करें कि भाई वास्तव में क्या स्थिति राजस्थान है, तो वो खुल के बताएगा। अब जो इनके चारों में जो घेर बना लिए इन्होंने, वो इनकी तारीफों को पुल बांध रहा होगा। अच्छी सरकार चल रही है तो इनको समझ में आ नहीं रही है। हम आलोचना करते हैं, वो हमारी आलोचना खाली फीडबैक के आधार पर है। अभी तो 1.5 साल हुआ है,
हम क्या राजनीतिक आलोचना करेंगे, क्या आरोप लगाएंगे इनके ऊपर? आरोप लगाना चाहते भी नहीं हम लोग। हम तो खाली जनता के बीच जो आती समस्याएं, जनता के कहते साहब कुछ नहीं हो रहा है, आपकी स्कीमें बंद हो गई है, वो हम लोग खाली इनके सामने रखते हैं। ये मेरा कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के लिए उचित आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से संपूर्ण निस्तारण किया जाएगा। गहलोत ने प्रत्येक व्यक्ति की बात को गंभीरता से सुना। उन्होंने यह भी बताया कि आम जनता से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझना उनकी प्राथमिकता है। दौरे के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया और कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य सदैव जनता की सेवा और कल्याण रहा है। सार्वजनिक व्यस्तताओं के बावजूद गहलोत बड़े ही सहज और हंसमुख अंदाज में लोगों से मिले, जिससे आमजन में विशेष उत्साह देखा गया। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 28 जून तक जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वे कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे 26 जून को बाजनी सेकेंड फेज स्थित जगशांति ऑडिटोरियम में वरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की 42वीं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शुक्रवार सुबह 11:30 बजे बेड़ावास में बाबा रामदेव मंदिर के मुख्य द्वार की ध्वजा स्थापना करेंगे। शाम 4 बजे नगर निगम वार्ड 62 के शिव शक्ति नगर गली नंबर 6 में सामुदायिक हॉल का लोकार्पण करेंगे। इसी तरह शनिवार को सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली संविधान बचाओ रैली में भाग लेंगे। उन्होंने ये कहने का 5 साल कांग्रेस शासन से ज्यादा काम है, 1.5 साल में काम है। अब पूरा प्रदेश जानता है कि हमारी दुर्गति कैसी हो रही है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं, और ये नहीं कि सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो शिकायत किससे करें, वो भी नहीं इनको पता। ये भी नहीं पता है कोई काम हो नहीं रहे हैं। जो हमारी स्कीमें थी शानदार, चाहे बीमा की, स्वास्थ्य की हो, पेंशन 4 महीने मिलती नहीं है। नरेगा का गरीब आदमी मजदूर है, उनको 4-5 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, उनको मजदूरी नहीं मिलती है। बाकी पानी, बिजली, अब तो बरसात आ गई है, वरना क्या स्थिति बनी थी गर्मियों के अंदर, बिजली कटौती कितनी हुई थी। गर्मी में उन्होंने आगाह किया पानी की समस्या आएगी, तो इनको कोई सरोकार नहीं इन बातों से। अब मैं हम विपक्ष में हैं। जन भावना जो होती है, ये हमारे पास में जो लोग आगे कहते हैं या मीडिया में खबर आती है, उसके आधार पर हम लोग बात उठाते हैं। वो समझते हैं राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है। इस भ्रम में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार 26 जून को जोधपुर के 1 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित संभाग स्तरीय लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली एवं जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त उत्साह चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र पुरोहित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अतुल बंसाली ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री एवं अतिथियों के आवागमन, बैठक, पार्किंग, पेयजल आदि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री की उपस्थिति को जोधपुर के लिए गौरवपूर्ण बताया। जिला कलेक्टर अग्रवाल ने जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जिला परिषद सहित सभी संबंधित विभागों को आयोजन को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सामान्य भजनलाल जी शर्मा जोधपुर आ रहे हैं। अंत्योदय कल्याण कार्यक्रम का अभियान दहीजर से करेंगे। दहीजर वो स्थान है जिसमें 8 मार्च 1978 को देश प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत ने और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति सम्मान्य संजीव रेड्डी जी ने अंत्योदय और गरीब कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की गई है। उसी स्थान पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गरीब कल्याण और समस्या समाधान शिविरों का प्रारंभ श्री गणेश करेंगे। उसके साथ IIT में दीक्षांत समारोह में रहेंगे और उसके बाद में कल 26 जून है। 26 जून 1975 तो देश में इमरजेंसी लगी
और लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। नागरिक अधिकार समाप्त कर दिए, देश में सेंसरशिप लागू कर दी गई। इस तरह अनेकों देश में राजनीतिक सामाजिक गतिविधियां बंद हो गई। उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। उस समय इन लोगों ने संघर्ष किया। 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक खुला लोकतंत्र की स्थापना की, उनके सम्मान का भी कार्यक्रम और मुख्यमंत्री जी अनेकों कार्यक्रमों में जनता के साथ सम्मिलित होंगे। जोधपुर ग्रामीण में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। बालेसरा के बेलवा गांव में मंगलवार शाम को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पटवारी की पहचान दीपक शर्मा के रूप में आरोप है कि उसने खेत के म्यूटेशन के बदले एक किसान से 2000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस संबंध में एसीबी जोधपुर ग्रामीण के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस सोनी ने बताया है कि एक परिवादी की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। परिवादी ने खेत खरीदा था और काफी समय से म्यूटेशन करवाने के लिए पटवारी के चक्कर काट रहा था, लेकिन पटवारी ने कार्य करने के लिए रिश्वत की मांग की। एसीबी टीम ने जाल बिछवाकर बेलवा के पटवारी भवन में पटवारी दीपक शर्मा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में जोधपुर ग्रामीण एसीबी के निरीक्षक मनीष चौधरी और उनकी टीम सक्रिय रही। फिलहाल बालेसर पुलिस थाने में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स सोसाइटी तथा पेंशनर्स संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनर्स ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिन्हा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं उनका धरना 42वें दिन जारी रहा। पेंशनर्स सोसाइटी के प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने बताया कि पेंशनर्स को 6 माह से पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन पीएम उषा फंड से 100 करोड़ रुपए केवल दीवारें बनाने में खर्च कर रहा है, जबकि शिक्षक व स्टूडेंट सुविधाओं को तरस रहे। मास्टर प्लान में मनमाने तौर पर छेड़छाड़ कर दी गई। पेंशनर्स के बाहर 96 करोड़ रुपए, जो कि अगले सालों में 100 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि पेंशनर्स 41 दिन से कुलपति कार्यालय के बाहर धरना दे रहे, लेकिन उनकी मांगों का कोई समाधान नहीं हुआ। पेंशनर्स ने सरकार से समाधान की गुहार लगाई है। पेंशनर्स ने सीएम के 26 जून को जोधपुर प्रवास के दिन कैंडल मार्च व रैली की चेतावनी दी है। से लेकर के आज तक भी हम उसी जगह खड़े हैं जहाँ से चले थे वही खड़े हैं। 1-1-90 को सरकार ने पेंशन की हमारी, उसके बावजूद अब ये जनरल राष्ट्र हाथ खड़े कर चुका है, तो ये सरकार की जवाबदारी है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुख्यमंत्री, मुर्दाबाद 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 मुख्यमंत्री, मुर्दाबाद 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 मुख्यमंत्री, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी और पेंशनर संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में आज जो हमारा धरना है वो जिलाधीश कार्यालय और डिविजनल कमिश्नर कार्यालय पे था। हमने पहले जिलाधीश को ज्ञापन दिया, उसके बाद दोबारा हमने संभागीय आयुक्त को भी दिया। दोनों को हमने हमारी दुविधा बताई। उन्होंने कहा है कि हम इस पर सरकार को नोट बना करके भेजेंगे, और मैंने उनसे ये भी आग्रह किया कि हमने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को ये भी रिक्वेस्ट की है कि हमें मुख्यमंत्री से मिलने का समय दिया जाए। तो डिविजनल कमिश्नर से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप उनको निर्देश दें कि इनको मिलने का कोई समय 5 मिनट का भी अगर निर्धारित कर दें तो हम मुख्यमंत्री तक हमारी बात को सीधे पहुंचा सकते हैं। और कल हमारा धरना उसी तरह से जारी रहेगा जैसे हम रोजाना करते आए। और प्रदर्शन जिलाधीश कार्यालय पर रखा था। आज 42 दिन से हम इस धरने को लेकर के चिंतित हैं और इसी श्रृंखला में हमारा आज का यहाँ ज्ञापन था। और ज्ञापन हमें मुख्यमंत्री को भेजा है डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से, जिलाधीश के माध्यम से। आज हमारे परिवार 7 माह से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और 7 कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे प्रशासन की रवैये के खिलाफ, ऐसे विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। विश्वविद्यालय में 3 महीने से प्रशासन लापता है। कुलपति का कल हमने निवास पर पहुंचे, उन्होंने अंदर से ताले बंद कर दिए। इस प्रकार की संवादहीनता जो है वो अच्छी नहीं है विश्व कर्मचारियों के लिए। समय रहते सरकार नहीं चेतती है तो हमें आंदोलन को और तेज करना होगा। कल माननीय मुख्यमंत्री बता रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट की आज
डीसी के माध्यम से, कमिश्नर के माध्यम से उनसे हमारी मुलाकात की कराई जाए। मुलाकात औपचारिक नहीं होनी चाहिए, मुलाकात का कोई रिजल्ट निकलना चाहिए। हम कल मुख्यमंत्री से किसी भी हालत में मिलेंगे, चाहे कैसी भी हमारी स्थिति रही हो, हम धरना प्रदर्शन से मिलेंगे। जय संगठन जय। विडम्बना है कि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और प्रोफेसर पेंशन के लिए पिछले 6 माह से तरस रहे हैं और हमारे 7 कर्मचारियों की तो पेंशन की इंतजार में मृत्यु हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल जोधपुर दौरा है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जो कुलपति है, पूर्व वाइस चांसलर हमारे अशोक जी यूनियन से मिले और स्थायी समाधान करें। पेंशन का पूर्ण रूप से स्थायी समाधान होना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल के कर्मचारियों का, स्पोर्ट्स काउंसिल के कोचेज का बजट में प्रावधान है, उसी तरह हम चाहते हैं कि राजस्थान के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का, प्रोफेसर का, पूर्व वाइस चांसलर का पेंशन का स्थायी समाधान करे। अगर नहीं हुआ तो कर्मचारी महासंघ एकीकृत इस आंदोलन में पूर्ण तरीके के साथ देगा और सहयोग करेगा। कृषि विश्वविद्यालय के किसान कौशल विकास केंद्र की ओर से इनपुट डीलर्स के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा के प्रथम बैच 2022-23 के विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में प्रथम बैच में शामिल 39 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र से नवाजा गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अरुण कुमार ने प्रथम बैच के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। समारोह के दौरान मौजूद निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर प्रदीप पगारिया ने कहा कि राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के सहयोग से आयोजित इस कोर्स के प्रथम बैच का सफलतापूर्वक समापन हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि आपको अन्नदाताओं की सेवा का मौका मिला है, अतः मुनाफे के लालच में कभी किसान का अहित ना करें। उत्तम बीज व उर्वरकों को मृदा का स्वास्थ्य व आम आदमी का भी स्वास्थ्य जुड़ा है, इसलिए ईमानदारी से कृषक हित में काम करें। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगी। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज जोधपुर जिले में ई कचरा संग्रहण अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने ई वेस्ट संग्रहण वाहन को हरी झंडी दिखाकर अभियान की औपचारिक शुरुआत की। राज्यव्यापी अभियान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर शहरी एवं क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के संयुक्त तत्वावधान में संचालित किया जा रहा है। जोधपुर जिले में यह अभियान 27 जून तक विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाएगा। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य आम नागरिकों, शासकीय एवं निजी संस्थानों को उनके अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण के प्रति जागरूक करना है। इसके तहत नागरिक अपने पुराने कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, टीवी, मोबाइल, एसी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन आदि को संग्रहण केंद्रों पर जमा करा सकते हैं। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर शहरी के क्षेत्रीय अधिकारी कामिनी सोनगरा, क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के क्षेत्रीय अधिकारी जगदीश चौधरी, दीपक ओझा, देवेंद्र सिंह बिकुंदिया सहित दोनों कार्यालयों के अधिकारी एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। नगर निगम उत्तर की ओर से व्यास पार्क में फूड वेस्ट कंपोजिशन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सीडीसी जयपुर के प्रोजेक्ट मैनेजर तनीषा एवं ट्रेनर जीतू ने प्रतिभागियों को विस्तार से बताया कि किस प्रकार किचन वेस्ट जैसे फल सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती, अंडों के छिलके आदि का प्रयोग कर उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जा सकती है। इस अवसर पर महापौर कुंती परिहार ने कहा कि हमें अपने घरों व कॉलोनियों को स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए किचन वेस्ट से खाद बनाने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा पार्कों को सुंदर व स्वच्छ बनाए रखने के लिए किया जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। कार्यक्रम के दौरान महापौर द्वारा व्यास पार्क में वेस्ट टू चिल्ड्रन पार्क का निरीक्षण किया गया। यह पार्क नगर निगम द्वारा अनुपयोगी सामग्री का रचनात्मक पुनः उपयोग करते हुए विकसित किया गया। इस अवसर पर पार्षद राकेश कल्ला, स्वास्थ्य अधिकारी परिणीता समरिया, सीएसआई अपूर्व पुरोहित सहित निगम के अन्य अधिकारी, समिति सदस्य, स्थानीय नागरिक एवं नगर निगम स्टाफ मौजूद रहा। सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र द्वारा होटल चंद्रा में निःशुल्क ज्योतिष परामर्श और ज्योतिष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजक सीता ज्योतिष एवं अनुसंधान केंद्र के संस्थापक अध्यक्ष पंडित एसके जोशी ने बताया कि शिविर में 11 अलग अलग विधाओं के 35 ज्योतिष विशेषज्ञों ने अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। आयोजन महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी साध्वी प्रीति प्रियवंता संस्कृत अकादमी की पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जया दवे और बीएसएफ आईजीएमएल गर्ग के आतिथ्य में आयोजित किया गया। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी और श्याम भक्ति सेवा संस्थान के सहयोग से आयोजित इस आयोजन में प्रतापगढ़ से आए वरिष्ठ ज्योतिष विशेषज्ञ ब्रजमोहन शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, जबकि लंबे समय से ज्योतिष क्षेत्र में सेवाएं देने वाली वरिष्ठ
ज्योतिष विशेषज्ञ को उनके द्वारा दी गई अब तक की सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में सहयोग करने वाले संगठनों सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के एडवाइजरी बोर्ड के निदेशक प्रवीण मेढ़ और श्याम भक्ति सेवा संस्थान के अध्यक्ष मोनिका प्रजापति की टीम के साथ और आभा जेनसेट के चेयरमैन जितेंद्र बोरा और निदेशक आभा बोरा के अलावा होटल चंद्रा के महाप्रबंधक देवेश मिश्रा और फोटोग्राफर नरेश कुमार को भी सम्मानित किया गया। जैसा कि माता जी ने कहा, ज्योतिष वेद भगवान की आंख है, जिसके द्वारा हम देखते हैं। वेद शब्द जो है संस्कृत में 3 धातुओं का कॉम्बिनेशन है, वेत्ति, विद्यते और विन्दति, जिसके द्वारा हम जानते हैं। ज्ञान वेत्ति, विद्यते माने जो हमारे सामने मौजूद है, और विन्दति माने जो हमें आनंदित करता है। यानी वेद का स्वरूप है सत, चित और आनंद, जो शाश्वत है, जो ज्ञानमय है और जो हम सबको आनंद देता है। व्यक्ति साधारणतया मानव का स्वभाव आनंदमय ही है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। हम इस देश की मिट्टी में जन्म लिए, अपने अपने स्तर से जो विद्वान है, विद्वानों के हिसाब से जनता की सेवा करें, ज़्यादा जानने वालों से सीखें, कम जानने वालों को बताएं। अब रहा जोधपुर, जिसका नाम है, कायदे से तो ये सूर्य नगरी थी, पर ज्योतिष ने जो है इसका नाम जोधपुर कर दिया। माँ और बेटे का क्या संबंध होता है? माँ और संतान का जो संबंध है वही संस्कृत भाषा का और ज्योतिष का संबंध है। वेद का एक अंग कहा गया है ज्योतिष को। वेद भगवान की आँख है, चक्षु कहा गया है ज्योतिष विद्या को। तो बिना संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किए ज्योतिष विद्या को समझ पाना और सही सही फलादेश कर पाना, मैं मानती हूँ, मुश्किल होता है। वेदों में भी ज्योतिष का उल्लेख आया। नदी उषस संवाद में प्रातःकालीन समय में जब सूर्य की होरा में ये दोनों संवाद कर रहे थे, तो ये कहना रहा कि ये संवाद आगे जा कर के कई प्रकार के जो पौराणिक ग्रंथ लिखे जाएंगे उनमें इस आख्यान का प्रयोग होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंच से कि मैं जो हमारी पांडुलिपि जितनी भी है उसका एक मिशन है भारत सरकार का, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन। इसके तहत कुछ हमारे जो होम आश्रम के तहत हमारे कुछ विद्वान हैं जो इस पे काम कर रहे हैं पांडुलिपियों के ऊपर। और अभी हमारे को रिसेंटली ज्योतिष के ऊपर कुछ ऐसे ग्रंथ मिले हैं जो आज तक पब्लिश नहीं हुए, तो उनको हमने संरक्षण करवाया, डिजिटलाइज करवाया और अभी मैं उसको प्रिंट करवाने वाला हूँ। तो मैं प्रयत्न करूँगा जोशी जी के जरिए कि सभी जितने भी ज्योतिष के विद्वान हैं उनको मैं ये ग्रंथ प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि आप लोग उसको अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाएं। क्योंकि पिछली बार हमने 12 जो हमारी राशियाँ है उसके ऊपर ज्योतिषाचार्य को बुलाया था। इस पर हमारे 27 नक्षत्र हैं, लेकिन छोटे छोटे नक्षत्र और बढ़ते गए, इसलिए हमने लगभग 35 से 40 ज्योतिष लोग यहाँ पर सेवाएं देने के लिए आए। मैं उन सभी का नाम तो यह मन से लेना ही चाहता हूँ, लेकिन मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, उनकी चरणों की धूल को अपने मस्तक पे लगाता हूँ। उनका स्वागत है इस सूर्य नगरी में, जहाँ पर ज्योतिष का सूर्योदय होता है। वहाँ पर आप सभी लोग आए हैं, मेरी टेरो का लीडर ऋचा वगैरह जितने भी लोग आए, और सबसे महापुरुष के रूप में ब्रिज मोहन जी जो यहाँ पर विराज में, उनके चरणों में नमन करता हूँ। नंद किशोर जी हैं, खीवराज जी हैं, अर्चना जी हैं, और पूजा है हमारी बेटी है, राजेंद्र जी है, और नए रितेश जी है। क्योंकि अभी आप देखेंगे प्रश्न कुंडली में वृद्धि योग चल रहा है, तो मेरा मानना है कि जो भी ज्योतिष यहाँ पर नया आया है, जो शिविर में अपनी सेवाएं दे रहा है,
वो आगे वाले मंच पर अपने जीवन में ज्योतिष के क्षेत्र में उन्नतियों को छुएगा। ऐसी मैं यहाँ से ऐसी कल्पना करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा बहुत नरेश जो है हमारे फिर कर्नाटका से आए हैं यहाँ पर सेवाएं देने के लिए। आपातकालीन वाहनों के चालकों ने वेतन भुगतान में अनियमितताओं और वेतन वृद्धि नहीं मिलने के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जीवीके EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज जयपुर द्वारा संचालित इन वाहनों के ड्राइवरों का आरोप है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा और मिलने वाला वेतन भी कंपनी द्वारा निर्धारित मानदेय से काफी कम है। वेतन में भारी कटौती की जा रही है और ओवर टाइम का भुगतान भी पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्हें कोई रहने या खाने का भत्ता नहीं मिल रहा, जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। ड्राइवरों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को कंपनी के उच्च अधिकारियों के समक्ष कई बार उठाया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फलोदी जिले में स्थित कई थाने रेतीले इलाके और कच्चे रास्तों पर स्थित है, जिसके कारण वाहन निर्धारित माइलेज नहीं दे पा रहे। कंपनी द्वारा 15 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से डीजल दिया जा रहा है, लेकिन कच्चे रास्तों पर अधिक डीजल खपत के कारण वाहनों का माइलेज घटकर 12 किलोमीटर प्रति लीटर रहता है। इससे ईंधन निर्धारित किलोमीटर सीमा से पहले ही समाप्त हो जाता है। तो ड्राइवरों ने वाहनों का संचालन बंद करने और कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। हाय हाय एमरी ग्रीन, हाय हाय। जब तक पेमेंट नहीं, जब तक पेमेंट नहीं, ऑफ रोड। दोबारा कंपनी में प्राइवेट चालक के तौर पे काम कर रहे हैं। हमें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है और बोले कि इधर उधर करोगे तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। हम सब ड्राइवरों की यही मांग है, जब तक हमारा पेमेंट नहीं आता है, जब तक हम गाड़ी ऑन रोड नहीं करेंगे, कंपनी वाले कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। और हमें 1 साल का बोला था कि 1 साल में आपके पेमेंट में बढ़ोतरी की जाएगी। अभी तक हमारे किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया है और तेल की भी खूब समस्या रहती है। कोई ID कार्ड नहीं दिया है और कोई कंपनी वाले कोई बात भी हमारी सुन भी नहीं रहे। और इस कंपनी के ईमेल भी आए हैं, बोले कि अभी आप गाड़ी ऑन करते हो तो अच्छी बात है, वरना हम गुजरात से ड्राइवर बुला लेंगे दूसरे, आप घर चले जाओगे। आप कंपनी का नाम? हमारी कंपनी का नाम एमरी ग्रीन हेल्थ सर्विस हैदराबाद है। इस कंपनी के अंदर हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। जोधपुर में जब से गाड़ी आई है उस समय से हम काम कर रहे हैं और हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। नए टाइम पे सैलरी डाल रहे हैं, 17 तारीख 18 तारीख को सैलरी डालते हैं। जोधपुर में ऑटो रिक्शा चालकों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर ऑटो रिक्शा एकता यूनियन ने सरकार के नाम 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। यूनियन ने मांग की है कि ऑटो रिक्शा चालकों को सम्मानजनक और सुरक्षित कार्य वातावरण मिले, साथ ही उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाए। यूनियन की प्रमुख मांगों में जोधपुर में अधिकृत ऑटो रिक्शा स्टैंड की स्वीकृति और उनके विकास के लिए बजट का प्रावधान है। साथ ही ऑटो रिक्शा चालकों के लिए एक अलग ऑटो रिक्शा वेलफेयर बोर्ड का गठन कर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बीमा और पेंशन जैसी योजनाएं संचालित करने की मांग की गई। चालकों ने यह भी कहा कि ऑनलाइन कैब कंपनियां निजी नंबर वाले वाहनों से व्यावसायिक गतिविधियां करवा रही है, जिससे स्थानीय रोजगार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सख्त जांच और कार्रवाई की मांग की है। मांग पत्र में यह भी सवाल उठाया कि शहर की क्षमता से अधिक परमिट आखिर किस आधार पर जारी किए गए और इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की जांच की जानी चाहिए। चालकों ने ऑटो की कीमतों में हो रही मनमानी वृद्धि और बढ़ती ईंधन दरों के बावजूद किराया न बढ़ने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने सुझाव दिया है कि पहला किलोमीटर 30 और उसके बाद प्रति किलोमीटर 20 किराया तय किया जाए। इसके अलावा यूनियन ने ड्रेस को लेकर केवल एप्रन को अनिवार्य किए जाने, CNG, LPG और फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने और जोधपुर में सिटी बसों को समयबद्ध रूप से संचालन की मांग रखी। चालकों का कहना है कि वे सरकार को सर्वाधिक रेवेन्यू देने वालों में है, लेकिन सुविधाओं और नीतिगत संरक्षण में उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं कॉमरेड नदीम खान, प्रदेश सचिव राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र RC2 से संबंधित ऑटो रिक्शा एकता यूनियन का आज प्रदर्शन और रैली के मार्फत हम लोगों ने यहाँ पे जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के ऊपर प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के माध्यम से हमने यहाँ की राज्य सरकार को चेताने का काम किया है कि जिस तरीके से आज जोधपुर के तमाम ऑटो रिक्शाओं को परेशान किया जा रहा है, चालान के नाम पर, बम्पर के नाम पर, और CM महोदय का सामाजिक सुरक्षा की ओर ऑटो चालकों का भी बिल्कुल ध्यान नहीं है, जो कि हम लोगों ने इस ज्ञापन के मार्फत उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करने का काम किया कि जिस तरीके से आज ऑटो चालक सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है और उस जीवन यापन के लिए सुबह से लेकर शाम तक 200-400 रुपए की मजदूरी करने के बाद शाम को जब वो घर नहीं लौटता उससे पहले यहाँ का पुलिस प्रशासन बम्पर के नाम पे तो कभी अनर्गल किसी भी तरह का एक चालान बना करके उसके दिन भर की गाड़ी कमाई का पैसा
उससे वापस छीन लिया जाता है। तो हम लोगों की ये मांग है कि सबसे पहले तो इन अनधिकृत रूप से जो चालान किए जा रहे हैं उन चालानों को बंद किया जाए, और दूसरी हमारी मांग ये रही कि ऑटो रिक्शा चालकों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं लिया गया है, जो कि सामाजिक सुरक्षा के अंदर उनको लेना चाहिए। और तीसरा हमारा जो मांग है वो रैपिडो और ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से जो यहाँ पे अनधिकृत रूप से जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो मोटरसाइकिल चल रही है, जो छोटी छोटी टैक्सी के रूप के अंदर जो चल रही हैं, प्राइवेट नंबर, जबकि प्राइवेट के अंदर से किसी भी तरह का उनको टैक्स नहीं मिल रहा है और ऑटो चालक टैक्स दे रहा है, बावजूद उसके भी उसी के साथ में कुठाराघात किया जाए। तो हमारी यही मांग है कि उन सारी रिक्शाओं को भी बंद किया जाए, रैपिडो को बंद किया जाए और ऑटो चालक की ओर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। आज हम सभी ऑटो चालक भाइयों में परेशानी होने के कारण ऑटो रिक्शा एकता यूनियन आज ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट आए, और हमारे साथ जो कुठाराघात हो रहा है उसके बारे में हम कलेक्टर साहब को अवगत करवाया कि भाई हमारी जो हमने मांग पत्र आपको दिया है तो सीएम साहब तक पता है, और सीएम साहब से जो हमारी मांगे वो की जाए, सही की जाए। और जो ओला, उबेर, रैपिडो जो प्राइवेट नंबर से मोटरसाइकिल रैपिडो चल रहे हैं, और जो ई रिक्शा है वगैरह जो अंदर चल रहा है लेकिन वो हमारे बाहर रोड पे चल रहे हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, इनको बंद किया जाए। 15 प्रकार की जो 15 सूत्री मांग थी हमारी वो हमने कलेक्टर साहब को दी है। आज जो हमने कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया है वो ऑटो रिक्शा चालकों की गंभीर समस्याओं को लेकर है, जिनमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा और नाइट में जो गश्त में ड्यूटी में पुलिस प्रशासन रहती है तो थाने वाले रहते हैं, उनके विरुद्ध में दिया है। जो कि अगर रात को हम लोग किसी भी तरह की इमरजेंसी में कोई पेशेंट लेके जाते हैं तो उनमें हमको रुकवाया जाता है, और पेशेंट गाड़ी में होते हुए भी हमारा चालान किया जाता है, या फिर हमारा आरसी ड्राइविंग लाइसेंस कुछ लिया जाता है, या फिर एक कांस्टेबल को हमारे साथ में भेजकर हॉस्पिटल छुड़वा कर वापस आकर हमारी गाड़ी सीज की जाती है, या फिर हमारा चालान किया जाता है। इस प्रताड़ना को लेकर भी हमने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है, कमिश्नर ऑफिस में भी हम ज्ञापन देकर आए हैं। मेरी मांग आज कलेक्टर साहब को जो दी है, और कलेक्टर साहब को 15 सूत्री मांगों के साथ में और उनको कह दिया है जो आरटीओ ऑफिस में जितनी गाड़ी है बिना परमिट की चल रही है और ग्रामीण प्रक्रिया चल रही है, मैं चाहता हूँ उनकी गिनती हो। आज हम लोग आरटीओ ऑफिस के अंदर हम ऑटो रिक्शा एकता यूनियन वाले और सारे ऑटो रिक्शा वाले वहाँ परमिट का पैसे भरते हैं, फिटनेस का पैसे भरते हैं, इंश्योरेंस का पैसे भरते हैं, और ऑनलाइन जो ये लोग काम करते हैं हमारे मजदूरी पे एक पेट पे लात पड़ी है, और हमारे बच्चों के साथ में ये अन्याय हुआ है। तो बम्पर के चालान कर रहा है, कोई एक अधिकारी की गाड़ी के बम्पर के कोई टक्कर लग गई होगी तो वो सबके बम्पर पे चालान करने लगे, तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं, और पुलिस वालों को पूरा चार्ज दे दिया है, और वो फिटनेस के अभाव में भी प्रशासन उसको सीज कर रही है, और जो ये चालान करना चाहिए वहाँ सीज कर रही है, कागज वो दूसरे होने के कारण है अभी, और जो आरटीओ का है वो आरटीओ को काम करना चाहिए, वो अभी ट्रैफिक पुलिस कर रही है। मैं चाहता हूँ जब आरटीओ को अगर वो चालान नहीं करना है तो वो बंद कर दे आरटीओ ऑफिस, इनको ही दे दे सारा काम। हम चाहते हैं कि अगर ये चालान नहीं रुके और प्रशासन नहीं मांगी तो हमारे ऑटो चालक और उग्र करेंगे। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, आपातकाल कांग्रेस की गलती थी, मुख्यमंत्री भजनलाल के खिलाफ साजिश का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में सुनी जन समस्याएं, कहा जनसंवाद ही मेरी प्राथमिकता। बालेसर में एसीबी की कार्रवाई, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया पटवारी दीपक शर्मा। वहीं 42वें दिन भी जारी रहा पेंशनर्स का धरना, संभागीय आयुक्त को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।